सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली बात तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सबसे पहली चीज़ तो ये आती है, सबसे पहली बात तो ये आती है कि संविधान होता क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री आवर नेशन एस्पायर्स टू बी। यानी कि संविधान कुछ आदर्शों को निर्धारित करता है जो उस प्रकार के देश की नींव बनाते हैं जिसकी एक राष्ट्र आकांक्षा करता है। सिंपल, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जो उन आइडियल्स को कंटेन करके रखता है जिस तरीके का वो देश है, ठीक है। तो अगर आपको किसी देश के बारे में जानना है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का देश है। While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic। यानी कि जितनी भी आपको डेमोक्रेसीज मिलेंगी, अब डेमोक्रेसी क्या होता है वो हम प्रियम्बल में डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ऐसे समझ लो, डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे लोगों के द्वारा इलेक्टेड एक गवर्नमेंट है, लोगों की एक तरीके से सरकार है, तो उसको हम बोल सकते हैं डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन ने इसको डिफाइन किया था बहुत ही ब्यूटीफुली डेमोक्रेसी को, कि द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, यानी लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो सरकार होती है उसको हम बोलते हैं लोकतांत्रिक सरकार, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब ठीक है, आपको देखने को मिलेगा जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ पर आपको संविधान देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम इसका वाइसे वर्सा बात करें कि अगर किसी देश में संविधान है तो वो डेमोक्रेटिक होगा, ये ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँ तो उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे कि चाइना ले सकते हैं। चाइना हैज़ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं है। भले डेमोक्रेसी हो ना हो, लेकिन डेवलप तो काफ़ी है। लेकिन वहीं पर आप ले लीजिए नॉर्थ कोरिया को। अब नॉर्थ कोरिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, पता है आपको, नॉर्थ कोरिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन पता है आपको वहाँ पर कितनी डेमोक्रेसी है। क्या नाम है उसका, किम जोंग उन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, खासकर नॉर्थ कोरिया में तो बोल ही सकते हैं। ट्रेडिशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन, तो ये संविधान का ट्रेडिशन कब शुरू हुआ। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री अगर हम देखें फॉर्मली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट वाज यूएसए इन 1787, 1787 में, ठीक है। यूएसए, अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ के आए हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं यूएसए कहाँ पे होगा, है यूएसए यहाँ पर है, देन यहाँ कनाडा, यहाँ कौन सी कंट्री है, अगर ये कनाडा है, ये आपका यूएसए, तो ये कौन सा कंट्री है बताइए। तो 1787 में सबसे पहले यूएसए हैड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको इंडिपेंडेंस मिली थी 4 जुलाई 1776 को, 1776 में। तो थर्ड वन इज़ योर मैक्सिको, है ना, मैक्सिको यहाँ की मैक्सिको सिटी यहाँ की कैपिटल है। ऑलराइट, सो आगे बढ़े अभी। तो बेसिक हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेशन डेमोक्रेटिक कंट्री से क्या है, और सबसे पहले ये ट्रेडिशन शुरू कब हुआ, कहाँ से हुआ। तो 1787 में यूएसए से स्टार्ट हुआ। इंडिपेंडेंस यूएसए को कब मिली थी, 1776 में। अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देख लेते हैं कि कितनी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बात करी डेमोक्रेटिक, है ना, डेमोक्रेसी की बात करी, तो डेमोक्रेसी है तो है, और नहीं है तो फिर क्या है, नहीं है तो वो या तो फिर वहाँ पर कम्युनिज्म होगा, टोटलिटेरियन वहाँ पे गवर्नमेंट होगी, या ओलिगार्किक होगी, या फिर मोनार्किक होगी, ठीक है। कम्युनिस्ट का बात करें तो इसका मतलब होता है सोर्स और मींस प्रोडक्शन कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, यानी कि उत्पादन के स्रोत या साधन सरकार के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये काफ़ी नैरो डेफिनेशन है, डिटेल डेफिनेशन हम बात करेंगे जब प्रियम्बल पढ़ रहे होंगे। तो जब वहाँ पर सोशलिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं बताऊँगा सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इनमें क्या अंतर है। तो अभी के लिए ऐसे समझ लो कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, सोर्स है, वहाँ पर कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं है। कौन है, कौन है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। कैपिटलिज्म इसका उल्टा होता है, वो कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ठीक है, ये सब हम देखेंगे क्या होते हैं, सोशलिज्म, ये सारी चीज़ें हम प्रियम्बल वाले में देखेंगे। बट अभी के लिए आप समझ सकते हो जैसे चाइना है, तो चाइना कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ पर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ज़्यादातर आपकी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, सो इट इज़ द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। लाओस हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, क्यूबा हो गया, वियतनाम हो गया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया को तो क्या ही रखोगे, चाइना, लाओस, इन सबको रख सकते हो। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट क्या होती है, इट रेफर्स टू टोटल कंट्रोल ओवर लाइव्स ऑफ सिटीजंस बाय हुएवर इज रूलिंग। तो पूरा जो कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल रूलर का है, उसको बोलते हैं सर्वसत्तावादी सरकार। यह नागरिकों के जीवन पर शासक द्वारा पूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है। आई थिंक इससे बेस्ट एग्जाम्पल तो हो नहीं सकता है किम जोंग उन से, कि किस तरीके से इसने पूरी तरीके से नॉर्थ कोरिया के लोगों पे कंट्रोल करके रखा हुआ है। ओलिगार्किक होता है गवर्नमेंट बाय फ्यू, कुछ लोग सरकार चला रहे हैं। अब जैसे रशिया है, ईरान है, अब रशिया में आपको लग सकता है कि हाँ यार व्लादिमीर पुतिन ही तो हैं सिर्फ, बट ऐसा नहीं है। व्लादिमीर पुतिन और कुछ और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो मिलके
रशिया की गवर्नमेंट को चला रहे हैं। उसी तरीके से ईरान का भी है। तो ओलिगार्किक वो होती है अल्पतंत्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं, एक ऐसा शासन जिसमें कुछ लोग शासन करते हैं, जैसे कि ईरान और रूस का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे। मोनार्की की अगर बात करें, राजशाही, तो राजशाही जैसे कि यूके, सऊदी अरब में होता है। सऊदी अरब में आपको पता है किंग होते हैं। यूएई वगैरह हो गया, वहाँ पर इस तरीके से किंग होते हैं और वो सरकार चलाते हैं। यूके में भी, यानी कि जो ब्रिटेन है, वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर भी आपका इसी तरीके से मोनार्की चलती है। मोनार्की क्यों है वहाँ पर मोनार्की क्यों है? क्योंकि वहाँ पर किंग या क्वीन हेड होता है। जैसे अभी चार्ल्स दी थर्ड किंग हैं यूके के, चार्ल्स दी थर्ड किंग हैं यूके के। तो वो क्या है, वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं किंग, मतलब गवर्नमेंट तो है, जो वहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन अगर बात करेंगे तो वहाँ पर मोनार्क होता है। एक मोनार्क की मतलब एक राजा या रानी होता है, एक सम्राट होता है विशेष रूप से, जिसके नाम पे शासन होता है, जिसके नाम पे शासन होता है। जैसे कि हम जब आगे पॉलिटी में बढ़ेंगे तो देखेंगे कि भारत में सारा काम, जैसे सरकार तो है, जैसे मोदी जी और उनके सब हैं, अगर हम केंद्र में देखें तो मोदी जी हैं और उनकी सरकार है, मतलब उनके मंत्री परिषद पूरा बना हुआ है, वो सरकार चलाते हैं। लेकिन सारा काम किसके नाम पे होता है? तो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। लेकिन इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो भी इलेक्टेड ही है, वो भी इलेक्टेड ही है। अब आप बोलोगे नहीं सर इलेक्टेड तो नहीं है, क्यों नहीं इलेक्टेड? आप वोट नहीं देते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई इलेक्टेड नहीं है। हम वोट नहीं देते हैं, लेकिन कोई तो वोट दे के बिठाता है प्रेसिडेंट को, और वो कौन है? जो हमारे द्वारा चुने गए हैं। वो पूरा हम समझेंगे जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे। तो भले वो अप्रत्यक्ष रूप से ही निर्वाचित क्यों ना हो, भले ही वो इनडायरेक्टली रूप से इलेक्टेड क्यों ना हो, लेकिन वो इलेक्टेड तो है, प्रेसिडेंट इलेक्टेड तो है। लेकिन यूके में इस तरीके से नहीं होता है, वहाँ पर राजा या रानी होता है। जैसे अभी राजा हैं किंग चार्ल्स दी थर्ड, क्वीन एलिजाबेथ, ये आपने नाम सुने होंगे। तो ये सब क्या है, किंग या क्वीन है। अब यहाँ पर बेसिक्स हमने समझे हैं। अब ये जानेंगे कि हमारे भारत का संविधान किस तरीके से बना, हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। भारत का संविधान का निर्माण अब यहाँ से हम करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। अब जैसे कि यूके की बात कर लें यहाँ की, ठीक है, तो यहाँ क्या है ना, यूके में कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब जिन्होंने हमें रूल किया इतने साल तक, लगभग 200 साल तक, इनका ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बना था कि भाई चलो आओ मिलके संविधान बनाते हैं। तो इसीलिए इनका जो संविधान है उसको लिखित नहीं अलिखित संविधान बोला जाता है, रिटन नहीं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। रिटन तब बोला जाएगा जब कुछ लोग बैठे हैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो क्या यूके में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन क्या बोला, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग कोई ऐसा नहीं कि संविधान बनाने के लिए बैठे कि चलो भाई अब संविधान बनाते हैं। इनके जो बाई लॉज जो पहले से चले आ रहे थे उन्हीं को इन्होंने कंपाइल कर दिया और बोल दिया कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, तो वो हम अगले लेक्चर में निकल जानेंगे कि रिटन और अनरिटन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन एक डिफरेंस तो आप समझ ही गए, जो कोर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बार 1928 में अर्ली ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेहरू रिपोर्ट वाज सबमिटेड बाय द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एट लखनऊ। ठीक है, इट वाज चेयर्ड बाय द मोतीलाल नेहरू, इसलिए नेहरू रिपोर्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक ड्राफ्ट आप बोल सकते हैं कि सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट इनफॉर्मल ड्राफ्ट तरीके से आया, जो कांग्रेस की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी जो लखनऊ में बैठी थी, जिसको चेयरमैनशिप करी थी मोतीलाल नेहरू ने, उसने यहाँ पर बना के दी। बिकॉज मोतीलाल नेहरू वॉज मतलब काफ़ी ठीक ठाक बड़े लॉयर थे वो। देन एम.एन. रॉय, मणिंद्र नाथ रॉय, जो कि सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे, इन्होंने 1934 में सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया प्रपोज किया कि एक भारत की संविधान। यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक इनफॉर्मल ड्राफ्ट तैयार हुआ था 1928 में। अगर डिमांड की बात करें कि संविधान सभा की डिमांड, तो वो एम.एन. रॉय ने सबसे पहली बार 1934 में रखी थी, और कांग्रेस ने ऑफिशियली 1935 में ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी थी कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, तो जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगा, जो हमारे देश के संविधान को बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि 1934 में सबसे पहली बार एम.एन. रॉय ने डिमांड करी, मनींद्र नाथ रॉय ने, और उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने डिमांड करी। लेकिन उससे पहले एक ड्राफ्ट तैयार हुआ था 1928 में, 1928 में, जिसको कि हम नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं, बिकॉज ऑल इंडिया पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने इस ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया था, विच वॉज चेयर्ड बाई दी मोतीलाल नेहरू। तो कैबिनेट मिशन ने एक प्रस्ताव रखा था कि संविधान सभा में जो संविधान बनाएगी उसमें टोटल 389 लोग रहेंगे, 389। अब क्योंकि पार्टीशन का इसमें नहीं था, मैं आपको बता दूं, कैबिनेट मिशन प्लान में ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान कुछ है ना, ऐसा कुछ नहीं था।
ठीक है। तो यानी कि ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं नहीं ये कांग्रेस के अलग हो बैठेगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिया बनाने के लिए और मुस्लिम लीग की अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठेगी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो यानी कि एक कंबाइंड ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी थी, ठीक है, जिसमें कि कांग्रेस मुस्लिम सब होने थे। तो 389 टोटल सीट होनी थी, 389 जो इसमें प्रपोजल था कैबिनेट मिशन प्लान में, जिसमें कि 296 इलेक्टेड मेंबर होने थे यानी निर्वाचित सदस्य होने थे और 93 नॉमिनेटेड होने थे यानी नामित मनोनीत होने थे। 296 इलेक्ट होके आने थे, जिसमें 11 जो गवर्नर प्रोविंस है वहाँ से 292 लोग आएंगे और जो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस है वहाँ से 4 लोग निकल के आएंगे। अब ये है क्या, समझो। भारत 2 भागों में विभाजित था, एक ब्रिटिश भारत यानी जहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल था, दूसरा था प्रिंसली स्टेट, रियासतें जहाँ महाराजा वगैरह रूल किया करते थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स की ऑटोनॉमी एक्सेप्ट करके रखी थी क्योंकि आपको ही पता है कि ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया पर कब्जा तो करके रखा ही था, कोई नहीं टिक पाया था ब्रिटिशर्स के सामने। तो प्रिंसली स्टेट थे ज़रूर, राजा रजवाड़े रूल ज़रूर कर रहे थे, लेकिन एट दी टॉप उन्होंने एक्सेप्ट करके रखा था एट दी एंड कि भाई हमारे ऊपर मतलब एक तरीके से ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है। लेकिन ब्रिटिशर्स रूल नहीं कर रहे थे, उनके जो भी रियासतें थी वहाँ पर वो राजा रजवाड़ों का ही रूल हुआ करता था। और बाकी ब्रिटिशर्स ने कहीं पे या तो गवर्नर को अपॉइंट करके रखा हुआ था या फिर कहीं पे चीफ कमिश्नर को अपॉइंट करके रखा हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, समझ में आई चीज़। कहीं कहीं पे गवर्नर को अपॉइंट करके रखा हुआ था, कहीं कहीं पे चीफ कमिश्नर को अपॉइंट करके रखा हुआ था। जहाँ पर गवर्नर को अपॉइंट करके रखा हुआ था वो थोड़े से बड़े प्रोविंस थे, जहाँ पर ब्रिटिशर्स की आप इसे समझ लो कि थोड़ी सी कम ऑटोनॉमी थी, क्योंकि एक गवर्नर था और एक वहाँ पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हुआ करता था, जो कि क्या करेगा, जो कि उस हिसाब से रूल करेगा। और एक जगह हुआ करता था जहाँ पर चीफ कमिश्नर होता था, ठीक है। तो एक जगह पे गवर्नर, समझ रहे हैं आप, यानी कि एक था ब्रिटिश भारत जहाँ पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्टली उन्होंने किसी न किसी को अपॉइंट करके रखा हुआ था, तो गवर्नर को, चीफ कमिश्नर को, और दूसरे थे जहाँ पर उन्होंने रजवाड़ों को बोल दिया था तुम रूल करो यार, ठीक है, लेकिन बस औकात में रहना, ठीक है, ज़्यादा उछलना नहीं, वैसे उछल पाओगे भी नहीं अब, ठीक है, जिस हिसाब से हमने सबको दबा दिया है, लेकिन तुम रूल करो, हमें लेना देना नहीं है। तो ये हो गया। 296 आनी थी ब्रिटिश इंडिया से, लिखा भी हुआ ये, जिसमें 292 जो 11 गवर्नर प्रोविंस थी उससे आने थे 292 मेंबर्स, और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे जिसमें हर एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस से एक मेंबर आना था। अब ये लोग, ठीक है, और बाकी जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ से 93 मेंबर्स आने थे। अब ये लोग जो आने थे कैसे आएंगे, ये लोग क्या चुन के भेजेंगे? द आंसर इज नो, लोग चुन के नहीं भेजेंगे। तो फिर जो भी लेजिस्लेचर थे वहाँ पर प्रोविंसेस में, जो भी प्रोविंसेस में लेजिस्लेचर थे वहाँ के लोग, जैसे कि आज राज्यसभा में क्या हम लोग चुन के भेजते हैं? राज्यसभा की जब मैं बात करता हूँ, क्या आपने राज्यसभा के लिए कभी वोटिंग करी है? द आंसर इज़ नो। हम लोकसभा के लिए चुनाव देते हैं। जैसे बिहार में जो अभी हो रहा है वो विधानसभा के लिए हो रहा है, तो उसको आप हटा दो। लेकिन जो अभी पूरे केंद्र के चुनाव हुए थे तो लोकसभा के चुनाव हुए थे, है ना, 18वीं लोकसभा के। राज्यसभा के लिए कोई ऐसे आम चुनाव नहीं होते हैं। जिनको हम चुन के भेजते हैं विधानसभा में, वही लोग आगे चुन के भेज देते हैं राज्यसभा में, हमें नहीं चुनना होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। उसी तरीके से यहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, जहाँ पर पीपल ऑफ इंडिया डिड नॉट वोटेड डायरेक्टली फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने संविधान सभा बनाने के लिए डायरेक्टली वोट नहीं दिया। तो किसने दिया? जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे, जिनको कि लोगों ने चुन के भेजा था, उन्होंने वोट डाल के जो है चुन के भेजा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, उन्होंने वोटिंग करी। तो जिसमें कि ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट इलेक्शन इसको बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। थोड़ा सा भी बस रट लो, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर डिटेल में इसको समझाऊंगा आपको कि आप ये क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत। लेकिन ध्यान रखना, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था जिसमें कि ये पार्टली इलेक्टेड बॉडी थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। कैसे पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड कैसे थी? ये लोग इलेक्टेड थे और ये लोग नॉमिनेटेड थे। हाँ, यहाँ पर तो इलेक्शन हुए इनडायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि राजा रजवाड़ों से बोल दिया गया था जिसको तुमको ठीक लगे अपने अपने प्रिंसिपल जो रियासत है वहाँ से एक मेंबर को भेज देना यहाँ पे। यानी इलेक्शन की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो कोई लेजिस्लेचर ही नहीं थी। तो लेजिस्लेचर ही नहीं थी तो कैसे लेजिस्लेचर के लोग चुन के भेजेंगे? इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो राजा लोगों से बोल दिया कि तुम अपने हिसाब से भेज देना किसी को, तो उसको बोलते हैं नॉमिनेशन, मनोनीत कर दिया।
जैसे कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति आज 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित कर देता है, नॉमिनेट कर देता है, कोई इलेक्शन नहीं होता है उसके लिए, जो उसको अच्छा लगता है कि हाँ ये जाना चाहिए तो उसको भेज देता है। ठीक उसी तरीके से तो ये इसीलिए ये लिखा हुआ है कि आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थी, क्योंकि कुछ लोग यहाँ इलेक्टेड थे 296 और कुछ लोग यहाँ पर नॉमिनेटेड थे, मनोनीत थे 93। अब इसमें जो सीट्स का एलोकेशन होना था, डिवीजन होना था, वो 3 कम्युनिटीज़ में होना था, मुस्लिम, सिख और जनरल। यानी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, सिख कम्युनिटी के लोग और जनरल में बच गए सारी अदर कम्युनिटी के लोग, हिंदू, पारसी, जैन, बुद्ध, ये सब। इसमें 1 मिलियन पे 1 सीट निकल के आनी थी, यानी कि इस तरीके से 1 सीट निकल के आए कि वो 1 सीट 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हो। 1 सीट 1 मिलियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही हो, इस हिसाब से चुनाव करवाए गए। चुनाव हुए जुलाई अगस्त के महीने में 1946 में, 1946 में। रिजल्ट कुछ इस तरीके से रहा जहां पर कांग्रेस मेजॉरिटी फॉर्म करती हुई दिखी, 208 सीट्स, यानी कि 208 सीट यहाँ निकाल के लाई। मुस्लिम लीग की बात करें 73 सीट निकाल के लाई, 73 सीट्स। और इंडिपेंडेंट की अगर बात करेंगे, इंडिपेंडेंट को मिली सिर्फ 15 सीट्स, यानी कि कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली, मुस्लिम लीग को उतनी ज़्यादा नहीं मिली और इंडिपेंडेंट सिर्फ 15। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई आपको? ठीक है, अब हुआ क्या, ध्यान से समझना कि ये कब हुए, जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक, मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसका बॉयकॉट किया, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हिसाब से तो कुछ ना बनने वाला, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी तो है नहीं यहाँ पे, 73 सीट्स ही है। तो मुस्लिम लीग ने यहाँ पर बॉयकॉट किया और बची कितनी सीट, बची आपकी 299 सीट्स। अब आप ये गणित लगाओ कि 299 सीट कैसे बची होंगी, और फिर मुझसे डाउट पूछो अगर कुछ डाउट आए तो। पहले तुम गणित लगाओ। डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे बिल्कुल डिक्लेयर किया गया था 16 अगस्त 1946 को, जहाँ पर मारकाट के खुले एकदम निर्देश दिए थे मुस्लिम लीग ने, जहाँ बहुत मारकाट हुई थी। मिलियन कैसे का मतलब क्या है, मिलियन कैसे मतलब, वही तो समझ नहीं आ रहा है ना, समझ नहीं आ रहा ना कि कैसे 299 कैसे हो गए। देखो भैया 389 थे, ठीक है, 389 सीट्स थे कि नहीं, तो 389 में कितने हटा दो, 73 हटा दो तो कितना बचा, 316, 316। लेकिन ऐसा नहीं है, हुआ क्या था देखो, क्योंकि अभी तक पार्टीशन नहीं हुआ था, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा ना कि 389 सीट्स होनी, सॉरी हाँ 389 सीट्स होनी थी, तो उसमें से अगर हम 73 हटा देंगे तो बचना तो चाहिए ऐसा 316 कुछ। तो ऐसा क्यों हुआ 290? पहले तो मैं बता दूं, इन्होंने प्रिंसली स्टेट वालों ने कोई नॉमिनेट करके नहीं भेजा था, क्योंकि इनको ये लग रहा था संविधान बनेगा, संविधान के हिसाब से सरकार चलेगी तो हमारा पावर तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। खुद सोचो, राजा लोग की दिल में धक धक नहीं हो रहा होगा कि भैया अल्लो भैया क्या होने लगा, ब्रिटिशर जा रहे हैं, संविधान बन रहा है, ये सब क्या हो रहा है, अभी तो हमारा रूल चला जाएगा। तो उन्होंने भेजा ही नहीं था इनिशियली, बाद में इन लोगों ने लेकिन भेज दिया था। तो 389 में जब तुम 73 हटाओगे तो 316 बचेगा। तो ये क्या हो गया, तो ये ऐसा हुआ देखो, अभी तक पार्टीशन तो हुआ नहीं था, पार्टीशन तो हुआ नहीं था, पार्टीशन तो हुआ नहीं था, तो इसीलिए जब पार्टीशन हुआ तो जहाँ जहाँ कांग्रेस ने सीट जीती भी थी वो वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट जो आज का पाकिस्तान है, जो आज का बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान ही बना था, आपको पता होना चाहिए, जिन लोगों को नहीं पता है बता दूं, जो आज यहाँ बांग्लादेश दिखता है ये पहले पूर्व पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, और आज का पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो 1971 में बांग्लादेश बना। तो जहाँ कांग्रेस ने सीट जीत भी रखी थी वो हिस्सा चला गया पाकिस्तान में। तो क्या हुआ इससे, 73 नहीं 93 सीट चली गई पाकिस्तान में। तो चाहे कांग्रेस के जीते ना जीते कोई फ़ायदा नहीं हुआ उन सीटों में, तो 93 चली गई। तो 389 में 93 हटाओगे 296 आएंगी। और फिर प्रिंसली स्टेट ये जो है राजे रजवाड़े, इनका थोड़ा सा वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो 3 भारत में है, 3 भारत में है प्रिंसली स्टेट, तो 296 में 3 जोड़ दो तो 299 हो जाएगा, वो 299।
समझ में आई चीज़ ये? ठीक है, तो 93 सीट्स टोटल चली गई थी वहाँ पे पाकिस्तान में, चाहे भले कांग्रेस, क्योंकि कुछ सीटें जैसे मान लो यहाँ कांग्रेस ने जीता होगा, यहाँ जीता होगा, यहाँ जीता होगा, ये सब पाकिस्तान चले गई, तो जीते ना जीते कोई फ़ायदा हुआ नहीं वहाँ पे। इसीलिए पहले जो है, पहले अंबेडकर जी बंगाल से चुनाव जीते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे अंबेडकर जी भी, हम देखेंगे तो बंगाल से चुनाव जीते थे, लेकिन वो वाला हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला, मतलब अभी जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है वहाँ चला गया, तो फिर उनको बॉम्बे से इलेक्ट करके भेजा गया था, उनको बॉम्बे सेलेक्ट करके भेजा गया फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ हमने देख ली। अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा ने किस तरीके से काम किया। तो संविधान सभा की जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई। ठीक है, जिसको कि 211 मेंबर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। कहीं कहीं भी डेटा 207 भी दिखाया जाता है, लेकिन 211 आपको याद करके रखना है। ठीक है, कहीं कहीं पर 207 भी दिखाया जाता है। तो 211 मेंबर्स ने इसको क्या किया, पहले दिन मस्त नहा धो के आया एकदम 9 दिसंबर 1946 को। अब पहला दिन था तो किसी को प्रेसिडेंट भी तो चुनना होगा कि भाई ठीक है, संविधान सभा मिल गई, ठीक है, कचड़ा बाहर निकल चुका था, मुस्लिम लीग जा चुकी थी, ठीक है, ये अपना पाकिस्तान का वो बनाने के लिए। तो 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग हुई, 211 मेंबर्स पहले फर्स्ट मीटिंग को अटेंड किए। उसके बाद प्रेसिडेंट चुनने की बात आई, तो एक टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया कुछ टाइम के लिए, जब तक कि कोई परमानेंट नहीं चुन लिया जाता है। ठीक है, तो टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया, जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये फ्रेंच प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके किया गया था। फ्रांस में ऐसे ही होता है कि जो अगर टेम्प्रेरी तौर से बनाना है किसी को, कि अब जैसे आज हम लोग मिले तो ऐसे ही चलो ये चुनाव करो, पहले तो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। अब प्रेसिडेंट इलेक्ट भी करते हैं तो कोई बैठा तो होना चाहिए ना उस गद्दी में, वो जो ऊपर गद्दी रखी है सामने वाली, वहाँ कोई बैठा भी तो हो। तो फिर चलो भाई, हमें से सबसे बड़ा कौन है, आप प्लीज़ वहाँ बैठ जाइए तब तक, जब तक कि हम अपना परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं चुन लेते। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो पहले टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बन गए। फिर परमानेंट प्रेसिडेंट को का इलेक्शन हुआ और परमानेंट प्रेसिडेंट को चुन लिया गया। कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वाइस प्रेसिडेंट को उसको चुना गया, हु वॉज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट बने थे HC मुखर्जी और VT, TT नहीं VT, कृष्णमाचारी, क्योंकि TT भी आएंगे अभी आगे, कृष्णमाचारी। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र भी चुन लिया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र एडवाइस कौन करेगा विधिक मामलों में, संवैधानिक मामलों में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल एडवाइज़र चुन लिया गया, किसको, ये चुन लिया गया सर बेनेगल नरसिंह राव को, BN राव को, कि आप जो है हमें एडवाइस करिएगा लीगल मैटर्स पे, ठीक है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लीगली भी साउंड रहे। तो ये वर्किंग शुरू हुई 9 दिसंबर से। अब 9 दिसंबर से शुरू हुई, उसके कुछ ही दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, जिनकी गलती से आज भी हम जूझ रहे हैं, तुम्हें पता है, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए नेहरू जी। तो इन्होंने क्या बोला, एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए कि जब अगर हम संविधान बनाने जा रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। 13 दिसंबर 1946 को लेके आए नेहरू, और उसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। यही जाके बाद में प्रस्तावना का रूप लेता है। ये प्रस्तावना नहीं है, ये प्रियम्बल नहीं है, यही रूप लेता है बाद में कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, सोशलिस्टिक नेचर का होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, हमारे उद्देश्य क्या हैं, हमें सबको जस्टिस देना है, इक्वालिटी देना है, फ्रीडम देना है, लिबर्टी देना है। तो ये सारी चीज़ें उद्देश्य यहाँ पर बताए गए थे हमारे संविधान के। अब इसका वर्किंग शुरू किया गया, कमेटीज़ का गठन किया गया, कमेटी बनाई गई, 8 मुख्य समिति यानी मेजर कमेटी और 13 माइनर यानी कि लघु समितियों का गठन हुआ। 8 मेजर और 13 माइनर कमेटीज़ बनी। मेजर कमिटीज़ का जो काम था वो बड़ा काम था, इसलिए उनको मेजर कमेटी बोला। जो छोटा छोटा काम था सब कमिटीज़, उनको माइनर कमेटी बोला है। अब यहाँ पर मैंने कमेटी को लिख दिया है आपका पर्सन वाइज। जैसे नेहरू जी 3 कमेटी को हेड कर रहे थे, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी। देखिए इनकी कमेटी के आगे या तो हमें यूनियन नाम दिखेगा या स्टेट नाम दिखेगा, तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे याद करने के लिए कि किसी भी कमेटी के नाम के आगे या यूनियन या स्टेट मिल जाए, सीधे नेहरू मारना है। सरदार पटेल जी की बात करेंगे तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कर रहे थे, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज।
जो प्रांतीय संविधान समिति है वो, और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्र पर सलाहकार समिति उसको भी हेड कर रहे थे। तो ये कैसे याद करेंगे? तो ऐसे याद करेंगे कि हमारे सरदार पटेल जी ने जो प्रिंसली स्टेट थे, जो देसी रियासतें थे, उनको भारत में मिलाने का काम किया। तभी इसलिए 31 अक्टूबर को इनके जन्म दिवस पे हम नेशनल यूनिटी डे यानी कि एकता दिवस मनाते हैं। तो ऐसे प्रिंसली से प्रोविंसेस याद कर लो कि प्रोविंसेस को भारत में मिलाने का काम पटेल साहब ने किया। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी उनकी होगी, है ना। प्रांतीय संविधान, प्रांतों को मिलाने में, भारत में मिलाने का काम उन्होंने किया और एडवाइस किया उन्होंने फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी और ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया में। राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद कौन थे? प्रेसिडेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अभी हमने देखा कि उनको इलेक्ट किया गया था। तो गाड़ी की स्टीयरिंग जो अगर हम देखें तो पूरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग किसके हाथ में होती है? ड्राइवर के हाथ में होती है गाड़ी की स्टीयरिंग, वही रखता है। तो जो गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी किसके, कौन चला रहा है? कौन प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? राजेंद्र प्रसाद जी। तो स्टीयरिंग कमेटी के हेड राजेंद्र प्रसाद। और जो घर का मुखिया होता है, जो सबसे बड़ा होता है, जो ठीक है हेड होता है, वही तो रूल्स डिसाइड करता है, वही तो रूल्स बनाता है कि क्या क्या रूल्स होंगे। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और ये कमेटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी यही है, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने कि सारी कमिटीज़ के प्रपोजल्स लिए कि भाई बताओ क्या रखना है क्या। अपनी हर कमेटी ने अपना अपना दिया। नेहरू जी ने अपनी तीनों कमेटी का दिया होगा, पटेल साहब ने, राजेंद्र प्रसाद ने, और बाकी की जो भी माइनर कमेटीज़ पढ़ेंगे। तो उन प्रपोजल में क्या रखना है क्या नहीं रखना है, वो सारा काम इनकी कमेटी ने जिसमें कि टोटल 7 मेंबर से 7 सदस्य थे, इनको भी मिला के वो डिसाइड करती थी क्या रखना है क्या नहीं रखना है, क्या हटाना है। वो तो उस कमेटी के हेड थे अम्बेडकर जी। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको मसौदा या प्रारूप समिति बोलते हैं। माइनर कमिटीज़ ये लिखी हुई हैं, उनको भी पहले देख लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, राजेंद्र प्रसाद कैसे याद रखें? वित्त और कर्मचारी समिति, तो ऐसे याद रखेंगे कि फाइनेंस, अगेन कौन देखेगा फाइनेंस? पैसा से लेना देना किसका होता है? जो हेड होता है, जो घर का मुखिया होता है, वही तो देखेगा ना कि फाइनेंस के बारे में। आपके घर में भी फाइनेंस कौन देखता है? आपके मम्मी पापा ये तो देखते होंगे ना, जो घर के हेड होते हैं, तो वही हेड ही देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा कौन लहराएगा? झंडा लेके आगे आगे कौन चलेगा? जो हेड होगा, राजेंद्र प्रसाद। क्रिडेंशियल्स कमेटी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब देखो ये तो मुझे नहीं लगता आपको उसमें दिक्कत होगी, याद हो गए होंगे कि भाई यूनियन या स्टेट दिखेगा आगे सीधे नेहरू मारेंगे, यानी कि अगर संघ या राज्य दिखेगा। पटेल जी प्रोविंसेस से लेना देना था। रूल्स कौन बनाएगा? जो घर का मुखिया होगा। स्टीयरिंग किसके हाथ में होगा? जो मुखिया होगा। और ड्राफ्टिंग कमेटी तो नहीं भी याद हुआ होगा तो याद हो जाएगा अभी, ठीक है। तो ये तो याद हो गया, ये भी याद हो गया होगा। फाइनेंस कौन देखेगा? झंडा लेके कौन चलेगा आगे? अब कुछ तो अपने आप से रट भी सकते हो या फिर अपने हिसाब से भी कुछ बना सकते हो। अगर मैंने इन सब का बना दिया तो तुम भी कुछ ना कुछ रिलेट करके बना लो। क्रेडेंशियल्स कमेटी यानी कि जो प्रत्यय यानी जो समिति है, तो उसके हेड कौन है? अय्यर। अय्यर के क्रेडेंशियल्स मैच नहीं हो रहे हैं क्योंकि इतना लंबा नाम है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो उनके क्रेडेंशियल मैच नहीं हो रहे हैं जब वो फॉर्म हम भरने जाते हैं। तो ऐसे करके रिलेट कर लो। हाउस कमेटी, पट्टा भी सीते रमैया। तो ये मैं आपको ऐसे याद करवाता हूँ कि एक मूवी आई थी रमैया वस्तावैया, है ना, वो श्रुति हसन और एक हीरो था, वो कौन, उसमें पूरा घरेलू चीज़ें दिखाई गई हैं, नहीं दिखाई गई उसमें घर के बारे में, ये वो सब घरेलू चीज़ें दिखाई गई हैं। तो घर की चीज़ें दिखाई गई हैं, सीता रमैया वस्तावैया, ऐसे याद कर लो। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ये उतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बट ये भी उन्होंने हेड करी थी। बिजनेस, धंधा कौन देखता है? धंधा मुंशी जी देखेंगे ना। खुद सोचो, धंधा कौन देखेगा? मुंशी जी का काम होता है ना धंधा देखना, बिजनेस वगैरह। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। एडहॉक कमेटी, एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी कमेटी, यानी कि कुछ टाइम के लिए बनी फिर हटा दी गई इसको। सुप्रीम कोर्ट पे, तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट, ऐसे एस वर्दचारी। एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, ये भी एस वर्दचारी। एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, नलिनी रंजन सरकार। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, एस के धर। ये भी आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये भी याद हो जाएगा क्योंकि एक धार कमीशन बना था 1948 में। खैर, स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक माइनर कमेटी थी जिसके हेड नेहरू थे। और प्रेस गैलरी कमेटी उषानाथ सेन। अब मैं आपको बता देता हूँ, मेजर कमेटी के सारे याद होने चाहिए और याद हो भी गए होंगे, तुमको हो गए होंगे। माइनर कमेटी में ये जो आपको पहली स्लाइड में दिख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दूँ। सेकेंड स्लाइड वाले लिखे इसलिए क्योंकि हो सकता है पूछ ले, लेकिन बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो 14 हमारी माइनर कमेटी हो गई और 8 मेजर। कहीं कहीं पे 13 माइनर कमेटी भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे यहाँ आप गिन लो 8 हैं ये, और ये 14 होंगी। 3 3 6 3 8 3 12 13, 13 हैं, ठीक है। 13 माइनर कमेटी, कहीं कहीं पे आपको 14 भी देखने को मिलेगा, ठीक है, 14। तो इतना ज़्यादा लोड मत लेना, लेकिन मेजर तो 8 ही थी। ये स्पीच नेहरू जी की थी, ठीक है। अब तुम ये मत सोचना कि मैं नेहरू जी का फेवर कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है।
तो ट्रिस्ट, मैं तो खैर बोलता ही रहता हूँ, हर चीज़ नेहरू जी की गलती ही थी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 15 अगस्त को ये नेहरू की स्पीच थी। ये एट द स्ट्रोक ऑफ द मिड नाइट आर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, ये पूछता है इस स्पीच के बारे में।